नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। पार्टी ने 2022 का रुख अपनी तरफ करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को सियासी रण में उतार दिया है। पीएम मोदी यूपी चुनाव से पहले पार्टी के प्रचार को नई धार देंगे, साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। 2022 के लिए क्या है बीजेपी की पूरी रणनीति और कैसे विरोधियों के दाव को बीजेपी ने कर दिया ढेर, इस रिपोर्ट से समझिए। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आरएसएस व इनकी बीजेपी यहाँ हर स्तर पर मुसलमानों के साथ सोतेला रवैया क्यों अपना रही है? हालात और वक्त का तकाज़ा ये है कि आपको एक होना पड़ेगा। रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे भो राम मामुद्धर रामत्वमेवाश्रयः। यूपी की सियासी आंच पर सियासत की खिचड़ी पकनी शुरू हो चुकी है। भले ही 2022 की महाभारत की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन यूपी की सरजमी पर माहौल पूरी तरह से चुनावी हो चुका है। रैलियां हो रही हैं, पदयात्रा निकाली जा रही है, सम्मेलन के जरिए संग्राम जीतने की कोशिश हो रही है। हर हर महादेव। वैसे तो सभी दल अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इन सब से कई कदम आगे निकलते हुए मिशन यूपी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। यूपी में 14 बरस के वनवास के बाद सत्ता में आई बीजेपी 2017 के इतिहास को फिर दोहराना चाहती है। बीजेपी का चुनावी ब्रह्मास्त्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है और 2022 में इसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश में बीजेपी अभी से लग गई है। प्रधानमंत्री अलीगढ़ से लेकर अयोध्या तक के दौरे करेंगे और कहा यह भी जा रहा है कि ये पूरे साल के अंत तक धुआंधार चलता रहेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जल्द बीजेपी का मिशन सफल बनाने यूपी की धरती पर कदम रखने वाले हैं। चुनाव प्रचार के लिए मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ में प्रचार करेंगे, 26 सितंबर को लखनऊ में संबोधन, 4 नवंबर को दिवाली अयोध्या में मनाएंगे। प्रधानमंत्री जी पूरे देश में दौरा करते ही रहते हैं जब जब आवश्यकता पड़ती है। प्रधानमंत्री जी का दौरा जो विकास और डेवलपमेंट से संबंधित होता है, कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं पूरे होते हैं, उनका उद्घाटन करते हैं, किसी का शिलान्यास करते हैं। वो सुशासन और डेवलपमेंट के हिसाब से जो देश को आगे बढ़ाने के विषय में ऐसे दौरे होते रहते हैं ना उनके। माननीय मोदी जी अयोध्या में दिवाली मनाएं या काशी में मनाएं या दिल्ली में मनाएं, उत्तर प्रदेश की जनता पर इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जनता की दिवाली तो खत्म हो गई। लोगों के घरों से लाशें निकली हैं, लोगों की मौतें हुई हैं उत्तर प्रदेश में। उस कोरोना काल में लोगों को हॉस्पिटल्स नहीं मिले, बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के लोग आखिर दिवाली मनाएं तो कैसे मनाएं? प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। उनका रथ जहां भी जाता है, पार्टी की जीत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बीजेपी ने प्रधानमंत्री के लिए अलीगढ़, लखनऊ और अयोध्या को क्यों चुना, आपको आंकड़ों के जरिए मायने भी समझाते हैं। मोदी सबसे पहले अलीगढ़ जाएंगे और अलीगढ़ पश्चिमी यूपी में आता है, जहां विधानसभा की करीब 136 सीटें हैं। बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव की, तो उस वक्त बीजेपी ने 103 सीट जीतकर कीर्तिमान बना दिया था। अलीगढ़ के बाद मोदी 26 सितंबर को लखनऊ जाएंगे और बीजेपी की नजर लखनऊ से पूरे अवध पर है, जहां विधानसभा की 81 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 67 सीटों पर कब्जा जमाया था। हर दिवाली प्रधानमंत्री सरहद के पहरेदार यानी जवानों के साथ मनाते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब मोदी दिवाली पर भगवान राम के दर्शन करने वाले हैं। यूपी चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री का अयोध्या दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पूर्वांचल में विधानसभा की 164 सीटें आती हैं। और बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव की, तब बीजेपी ने यहां से 115 सीट जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अभी चुनावी रणभेरी बजने में काफी वक्त है, लेकिन यहाँ की फिजाओं में सियासत के रंग घुलने लगे हैं।
सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तरह से समीकरण बैठाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी ने अपने मिशन यूपी को नई दिशा देकर सभी को हैरान कर दिया है। बीजेपी ने एक तरफ अपने स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से 3 बड़े इलाकों का समीकरण अपने पक्ष में बिठाने की कोशिश की है, वहीं चुनाव से ठीक पहले पार्टी ने अपने प्रभारियों को भी बदल दिया है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मिशन यूपी की जिम्मेदारी दी है, जबकि उनके मदद के लिए अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे और अर्जुन राम मेघवाल को सह प्रभारी बनाया गया है। अब आपको धर्मेंद्र प्रधान का रिपोर्ट कार्ड बताते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान के कंधों पर बिहार की जिम्मेदारी थी। उस वक्त उन्होंने बीजेपी को बिहार से 22 सीटें दिलवाई थी। फिर 2018 के चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान को एमपी की कमान सौंपी गई, लेकिन तब वो कोई करिश्मा नहीं कर पाए और बीजेपी की हार हो गई। 2 ही विषय, डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस हमारे एजेंडे में रहेगा, जो हमारा मैनिफेस्टो बनेगा उसमें ये रहेगा। दूसरा, सबका साथ सबका विकास। मैं निश्चित रूप से ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस तेजी से पिछले 5 सालों से आगे बढ़ा है, उसका सकारात्मक परिणाम इस चुनाव में भी रहेगा और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। पिछले 5 साल में जिस सरकार ने जनता के लिए कोई काम नहीं किया हो, बेरोजगारी अपने चरम पर हो, महिलाओं के प्रति अत्याचार अपने चरम पर हो, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हो, गंगा के किनारे का शमशान कब्रिस्तान बदल गया हो, वो अपना प्रभारी नहीं बदलेगी तो क्या बदलेगा? बदलना तो उन्हें मुख्यमंत्री चाहिए था। मिशन यूपी पर आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने 6 महीने में 200 रैलियों की योजना तैयार की है। पार्टी ने रैलियों के जरिए महिलाओं, युवाओं और किसानों को अपनी तरफ करने की रणनीति तैयार की है। साथ ही पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए भी एक वर्ग को ध्यान में रखकर 403 विधानसभा सीटों पर अपने विचार रख रही है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी से कर दी है। प्रबुद्ध सम्मेलन के पीछे सूबे का 1 दशक का चुनावी इतिहास है, क्योंकि यूपी में प्रबुद्ध समाज ने जिस भी पार्टी को समर्थन दिया, वही दल सूबे की सत्ता पर काबिज हुआ। इन्हीं आंकड़ों को ध्यान में रखकर शायद सभी दल चुनाव से ठीक पहले प्रबुद्ध वर्ग को अपनी तरफ करने की कोशिश में हैं। 2022 के चुनाव में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए जातीय समीकरण के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ पाने वाले व्यक्तियों पर बीजेपी की सीधी नजर है। अब तो ये समय बताएगा कि बीजेपी की रणनीति विपक्ष पर कितना भारी पड़ती है। साफ है, सियासत के बदलते कोण और त्रिकोण के बीच कब कौन सा वर्ग और कौन सा मुद्दा हावी हो जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हवा की तरह ही चुनाव का भी हर वक्त रुख बदलता है। ऐसे में जिसकी बिसात सबसे सही होती है, उसी की जेब में सत्ता की चाबी पहुंच जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हैदराबाद से सैकड़ों किलोमीटर दूर ओवैसी भी यूपी की धरती पर चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं। ओवैसी 2022 का किंग मेकर बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अयोध्या के बाद सुल्तानपुर में पार्टी का प्रचार किया। उधर मायावती भी लखनऊ से यूपी की रणनीति तैयार कर रही हैं। नीला झंडा हाथ उत्तर प्रदेश की सरकार को बताओ, तुमने 4.5 साल के अपने इक़्तिदार में मुसलमान बच्चियों के लिए कितने स्कूल खोले। आरएसएस प्रमुख देश की राजनीति को विभाजनकारी बताकर जो कोस रहे हैं, ये ठीक नहीं है। देश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो। यूपी में विधानसभा चुनाव की तपिश काफी तेज हो चुकी है, जिसकी आंच लखनऊ से लेकर सुल्तानपुर और पूर्वांचल तक का माहौल गर्म कर रही है। हैदराबाद के सुल्तान असदुद्दीन ओवैसी यूपी की सरजमी का पारा बढ़ा रहे हैं, तो बीएसपी प्रमुख मायावती लखनऊ से 2022 का समीकरण साधने की कोशिश में है। 2022 फतेह करने के मकसद से यूपी की धरती पर उतरे ओवैसी का चुनावी रथ अयोध्या से आगे निकलकर सुल्तानपुर तक पहुंच चुका है। सुल्तानपुर की धरती से ओवैसी पूर्वांचल के मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं।
अयोध्या में पोस्टर विवाद को हल्का कर ओवैसी पार्टी का जनाधार बढ़ाने सुल्तानपुर की जमीन पर हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी, एसपी के लिए मुश्किल पैदा की। मुस्लिम वोटर्स पर नजर। दावा किया जा रहा है कि ओवैसी ने भले ही सुल्तानपुर में जनसभा क्यों न की हो, लेकिन उनकी नजर अमेठी और रायबरेली पर है। 2017 के चुनाव में इन तीनों ही जिलों में बीजेपी ने वर्चस्व बनाया था, लेकिन आज भी इसे कांग्रेस का ही गढ़ माना जाता है। तीनों ही जिलों में मुस्लिम आबादी करीब 43% है। हम बोलेंगे तुमने बच्चियों के लिए कितना स्कूल खोला बताओ पहले। मैं बात चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी से, उत्तर प्रदेश की सरकार को बताओ तुमने 4.5 साल के अपने इक़्तिदार में मुसलमान बच्चियों के लिए कितने स्कूल खोले। कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा, उसी की आवाज को, उसकी तकलीफ को, उसकी मुश्किल को सुना जाएगा। जिस समाज का नेता होगा, उस समाज के नौजवानों के जज्बात, उनके ख्वाबों को पूरा किया जाएगा। जिस समाज का नेता होगा, वो अपनी माँ और बहनों की इज्जत का तहफ्फुज़ भी करेगा और उनको आगे तरक्की भी कराएगा। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे में करीब 3 करोड़ 84 लाख मुस्लिम हैं, जो राज्य की आबादी का 19% है। यूपी में 24 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां 20 से 60% मुस्लिम हैं। 143 सीटों में मुस्लिम काफी असरदार माने जाते हैं। यूपी के करीब 3 दर्जन ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत दर्ज कर सकते हैं, और करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। अयोध्या के बाद ओवैसी ने सुल्तानपुर में प्रचार किया, वो बाराबंकी भी जाएंगे। ऐसे में यह भी समझना जरूरी है कि तीनों ही जिलों में कितने मुस्लिम हैं। अयोध्या में 13% मुस्लिम हैं, सुल्तानपुर में 17% मुसलमान हैं, बाराबंकी में 23% मुस्लिम आबादी है। ओवैसी की पूरी कोशिश है कि ये मुस्लिम आबादी उनकी पार्टी की तरफ आ जाए। भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी चाहती है वहां ओवैसी जी चले जाते हैं। अभी आप देखिए, इतनी बड़ी किसानों की पंचायत मुजफ्फरनगर में हो रही थी और ओवैसी जी अयोध्या में थे। ये सारी चीजें जनता अच्छे तरीके से जानती है। ये चुनाव हिंदू मुसलमान का नहीं हो सकता। जैसे मुजफ्फरनगर में हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे लगे हैं, उस सांप्रदायिक एकता की वजह से आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी जैसे लोग बहुत परेशान हैं। सुल्तानपुर में ओवैसी हैं तो लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने 2022 की रणनीति तैयार की। मायावती ने यूपी के सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। पार्टी की जीत के लिए फीडबैक लिया जा रहा है। उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा की गई। मायावती जी को बताना होगा कि विपक्ष के रूप में पिछले 5 साल में उन्होंने क्या किया। आरक्षण के आंदोलन के लिए उन्होंने क्या किया। जब पूरे देश भारत बंद था, उसमें उनकी भूमिका क्या थी। हमारे जब दलित बच्चे जेलों में गए थे तो किन लोगों ने छुड़वाया? कांग्रेस ने छुड़वाया। बसपा तो वहां पर चुपचाप बैठी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रवक्ता के रूप में सुश्री मायावती जी काम कर रही हैं, और मायावती जी को बताना चाहिए कि किसानों के लिए उनकी क्या नीति है, नौजवानों के लिए उनकी क्या नीति है, दलितों के आरक्षण के लिए उनकी क्या नीति है। उनकी सारी बातें किताबों में हैं। प्रैक्टिकलिटी में वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए सपा, बसपा और ओवैसी की नई नई रणनीति जमीन पर दिखाई देने लगी है, लेकिन कांग्रेस अभी तक नदारद है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतरने वाली है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी जल्द यूपी में एंट्री करने वाली हैं। इस दौरान वो पार्टी के रणनीतिकारों के साथ बैठक करेंगी। पार्टी की राज्य चुनाव समिति और सलाहकार समिति के साथ चर्चा करेंगी, ताकि कांग्रेस किसी तरह 2022 की चुनावी बैतरणी पार कर जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।